अब सिर में दर्द है, सिर में दर्द पित्त बढ़ने से हो जाता है, तो घी, देसी घी की जलेबी खिलाओ और जो है दूध पिला दो, सिर में दर्द खत्म, माइग्रेन पेन खत्म। लेकिन ये जो है ये रोगी को देखा जाता है, इसलिए जो है एलोपैथी में क्या हो गया है, आंख बस टेस्ट कराओ और बस दवाई लिख दो, जो चीज घट बढ़ रही है। ऐसा नहीं होता है। रोगी की परीक्षा मात्र टेस्टिंग से ही नहीं हो जाती, वो तो एक पक्ष है, वो भी उसको भी हमें अपनाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए कि उसके जो है सारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी और जो एंडोस्कोपी, जो जरूरत है वो सारे परीक्षण, और उसका जो है उसकी बायोकेमिकल जो है बायोकेमिस्ट्री, ये सब उसके टेस्ट आदि कराने चाहिए। परंतु इसमें बड़ी बात यह है कि उसके साथ में उसका वात पित्त कफ आदि दोष, फिर उसकी दिनचर्या, उसके मनोभाव, उन सबको भी देखना पड़ेगा। वात पित्त, पित्त के लिए मैंने अभी बताया, तो उसको अब जैसे मैंने देखा ज्यादातर लोगों को अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, बस इसी से ठीक हो जाते, 2-2 ग्राम खिला। लेकिन किसी किसी को लौंग अनुकूल नहीं पड़ती, तो इसमें अविपत्ति कर में लौंग है, ये अलग है, तो फिर उनको क्या दे, तो फिर उनको कामदुधा, प्रवाल पंचामृत 10-10 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, जैसी उसकी आवश्यकता और सामर्थ्य। देखो हमें सामर्थ्य भी देखना पड़ता है, सामर्थ्य के अनुसार दवा। अब बहुत गरीब आदमी और उसको हम लिखें कि स्वर्ण भस्म खाओ, हीरे की भस्म खाओ, मोती पिष्टी खाओ, तो बोले भाई जो है हमारे बस की बात नहीं। तो उसको त्रिफले से ठीक करो ना, उसको बोलो ना कि भाई अपने घर में एलोवेरा का सेवन करो, हल्दी मेथी सूंठ का सेवन करो, दलिया खाओ, ऐसे अंकुरित खाओ, और उसको तो अब कोई बहुत अमीर व्यक्ति है जिसको पैसे का बहुत, जिसको बीमारी पैसे से हो रखी है, तो उसको जब तक 1000-2000 रुपए की दवाई नहीं खा लेगा तब को उसका ठीक ही नहीं होता दिमाग। इसलिए जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, फिर उनको आवश्यकता भी है तो खिलाओ ना उनको, स्वर्ण भस्म खिलाओ, हीरे की भस्म खिलाओ, मोती पिष्टी खिलाओ, उनको खूब अच्छी अच्छी चीजें बताओ, उनके शरीर भी ज्यादा दुर्बल है। अब देखो जो अमीर व्यक्ति है उसका डाइजेशन भी वीक हो जाता है, तो उसको हीरे की भस्म देनी पड़ेगी। जो हीरे की भस्म से फायदा होगा एक अमीर आदमी को, सोने की भस्म से, मोती पिष्टी से फायदा होगा। गरीब आदमी को क्या दे दो? गरीब आदमी को बोला अश्वगंधा का चूर्ण खा ले और शिलाजीत के बूंद खा ले, तो उस अमीर आदमी की रोज की दवाई की डोज होगी 100 रुपए की, हीरे की भस्म, मोती की पिष्टी, स्वर्ण भस्म खा रहा है। और सच्ची बात है, वो उसी से ठीक भी होते हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना कमजोर हो गया, वो अश्वगंधा हजम नहीं कर सकते, वो शिलाजीत भी हजम नहीं होगी उनको, और होगी भी तो उसको लिक्विड 1 बूंद देनी पड़ेगी। ये तो जो है ये इसको बोले 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण खा, तेरी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो अलग अलग औषधियां अलग अलग रोगियों की। अब जो गरीब आदमी है वो तो हल्दी मेथी सूंठ खा करके, एलोवेरा पी करके और निर्गुंडी और पारिजात का रस पी के ठीक हो जाएगा, उसका डाइजेशन अच्छा है, वो सारी चीजें गई, जल्दी असर किया। अब जो गरीब आदमी, अब अमीर आदमी है तो उसको बृहत्वाद चिंतामणि लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, सारे शरीर का बैलेंस बिगड़ चुका है, और उसको ये जो है उसके ऊपर ये दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो उसको बृहत्वाद चिंतामणि लिखो ना, 2 से 5 ग्राम लिखो महीने में। लेकिन उसको कह के लिखे ना, देखो भाई आपको ये महंगी औषधि जरूर है लेकिन आपको असर करेगी। और वैसे भी पैसे वाले को, पैसा वाला पैसे से ही ठीक होता है। वो वैद्य के पास भी, डॉक्टर के पास भी किसके पास जाता है? जो एक बार मिलने के 50,000 लेता है। एक बार मिलने के छोटा भी डॉक्टर है तो 5,000 लेता है। अब उसको मुफ्त वाले डॉक्टर से जाके तो संतुष्टि नहीं होती, ये वैद्य तो किसी काम का नहीं है। क्यों? इसने तो कोई फीस ही नहीं ली। ये तो पतंजलि योग पीठ और पतंजलि चिकित्सालय के वैद्यों से इसलिए लोग दिखाते हैं
कि भाई यहाँ पर ये सेवा का काम हो रहा है, नहीं तो मुफ्त के वैद्यों के पास लोग जाने के लिए जाते ही नहीं थे। और हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ है कि किसी संस्थान ने 1000 से ज्यादा वैद्यों की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई है और उससे लोग लाभ ले रहे हैं। फिर वहां विश्वास काम करता है, फिर वहां पैसे से मूल्यांकन नहीं करता, फिर वो जो है इंस्टीट्यूट का एक भरोसा होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। खैर, तो ये भी देख लेना आप, दवा जो है सामर्थ्य देख करके लिखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिना सामर्थ्य उसके शरीर का भी और सामर्थ्य उसका तन के साथ साथ उसके धन का भी, है ना। तो दवा है ना, वो सामर्थ्य को देख करके करनी चाहिए। वो कितना अफोर्ड कर सकता है भाई। एक आदमी अब कमाता ही महीने में 3000 रुपए है और उसमें उसको खाना भी खाना है और दवा भी खानी है। अब आप उसको 3000 रुपए की दवाई लिख देंगे तो क्या फिर दवा खा करके जिएगा? खाना कहां से खाएगा? तो रोगी को देख करके, उसका सामर्थ्य देख करके ही हमें दवा लिखनी चाहिए। अब किसी को सर्दी जुकाम हो गया है तो उसको खाली स्वासारी लिख दो भाई, 10 ग्राम स्वासारी ले जाओ और इसकी 10 पुड़िया बना करके सुबह दोपहर शाम 3 बार खाओ, 3 दिन में जुकाम ठीक हो जाएगा। अब जुकाम की दवाई लेने आया और उसको हमने 50 दवाइयां लिख दी तो क्या फायदा उससे? आवश्यकता नहीं है उसको। आप कुछ छोटी छोटी बातें और बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। थायराइड की बीमारी आजकल बहुत हो रही है, तो थायराइड का पॉइंट दबाने के लिए बोलें, उज्जाई प्राणायाम करने के लिए कहें, कपालभाति और उज्जाई। फिर उसको आसन कर सके तो सर्वांग आसन, हलासन, उष्ट्रासन आदि बताएं, बहुत जरूरी है। और यदि उष्ट्रासन आदि ना कर सके तो उसको ऐसे बोले भाई गला गोल गोल गर्दन को, श्वास भर के गर्दन को टाइट करके और ऐसे तो गर्दन का, गले का पूरा व्यायाम हो गया। थायराइड के लिए पॉइंट हो गया, कपालभाति उज्जाई। 100% रिजल्ट आएगा 1 सप्ताह के अंदर ही, और 1 सप्ताह के बाद उसकी दवाइयां आप बंद करा सकते हो। वैसे मैं तो पहले ही दिन बंद करा देता हूं। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि पहले दिन दवा बंद करने के बाद 100 के 100% लोगों को T3, T4, TSH नॉर्मल आया। यह बहुत बड़ी बात है। पहले ही दिन से थायराइड की दवा बंद कर देता हूं। और मैक्सिमम लोगों के बीपी की भी पहले ही दिन से दवाई बंद कर देते हैं। अब और दवाई क्या देते हैं फिर? यदि किसी को थायराइड में गांठ हो जाती है, वैसे भी इसमें काचनार और वृद्धिवादी का ऐसे भी लाभ करते हैं। थायराइड वालों को मोटापा भी होता है और गांठ बनने की संभावना भी रहती है, और जो है ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने में मदद भी करती है। काचनार, गुग्गुल और वृद्धिवादी का बटी। त्रिकुटा 50 ग्राम, उसमें प्रवाल या गोदंती 10 ग्राम, क्योंकि थोड़ा प्रवाल महंगा होता है, गोदंती सस्ती होती है। तो देख लिया उसका जैसा सामर्थ्य, उसकी आवश्यकता है। ये छोटी उम्र वालों को आधा ग्राम, बड़ी वालों को 1-1 ग्राम शहद के साथ चटा देते हैं। और थायराइड वाले पेशेंट 100% रिजल्ट आएगा, 100%। आप उनकी दवाइयां बंद कर दीजिए और बोले 3 महीने बाद टेस्ट कराना, और बोले आपको ज्यादा तकलीफ है तो कुछ नहीं, आपका सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो रहे हैं। थायराइड के कारण से मोटापा होता है, थायराइड के कारण से चक्कर आते हैं, थायराइड के कारण से आंखें बाहर आ जाती हैं, थायराइड के कारण से डिप्रेशन हो जाता है, थायराइड के कारण से और शरीर में वीकनेस आती है। तो बोले आपको कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो एक बार होने दो। वैसे तो 7 दिन में ही सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो बोला आप क्योंकि आदमी हमारे पास में तो 7 दिन अच्छा कर लेता है, घर में थोड़ा उतना कर नहीं पाता है, तो कपालभाति उज्जाई पूरा करना, और यदि हो सके तो सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन आदि जो कर सके तो ठीक है, नहीं तो बोले ये कर दिया करो, गर्दन को मना, श्वास भर के। थोड़ा तो आप ऐसे रोगी को बता भी दिया करो, भस्त्रिका ऐसे है, कपालभाति ऐसे है। वो उज्जाई पूछे तो बता दो, उसको ऐसे नहीं बोले, एक बार तो करके बता ही दो ना। वो बोलो टीवी पर देख लेना, CD ले लेना, बता भी दो ना थोड़ा सा, क्या दिक्कत है।
जाल अंदर बंद लगाते थे, गले को टाइट कर, फिर थोड़ी देर रोके, फिर इससे खर्राटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया और भी बहुत से रोग दूर होते हैं। अब कुछ विशेष बातें जो है रूसी के लिए आश्रम के जो शैम्पू हैं वो तो उसमें जिसको जो अनुकूल पड़े, क्योंकि सबके बाल एक जैसे नहीं होते, किसी के बाल मोटे, किसी के बाल पतले, किसी के बाल ऑयली, किसी के बाल ड्राई, अलग अलग हैं। इसलिए एक जैसा शैम्पू कितना ही बढ़िया बना लो वो अनुकूल नहीं आता। लेकिन ज़्यादातर लोगों को केश कांति फिर अनुकूल आ जाता है। फिर जिनको डेंड्रफ है उनके लिए हमने जो है विशेष रूप से एंटी डेंड्रफ शैम्पू बनाया। फिर जिनके कोमल बाल हैं उनके लिए रिठासी का काई का शैम्पू बनाया। इसलिए अलग अलग शैम्पू बनाए, उसका इस्तेमाल करें। रूसी के लिए मैंने देखा 4 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। 1 चम्मच सुहागा, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस। सुहागा टंकण भस्म ले सकते हैं, नहीं तो सुहागा लेके तवे पर फुला सकते हैं। टंकण भस्म या सुहागा की खील कहो 10 ग्राम, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस। क्या होता है डेंड्रफ वाले को ना फिर अंदर घाव घाव जैसे भी हो जाते हैं और बहुत दिक्कत होती है। और इसमें जितने बाल घने हैं उसके अनुसार 2-3 चम्मच, 4 चम्मच खट्टी दही या छाछ। इससे किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फसलों में भी जब फंगस लग जाती है उसमें भी काम आता है। किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए छाछ बहुत ज़बरदस्त काम करती है। फसलों पर छिड़क देने से फंगल जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। तो ये छाछ खट्टी होनी चाहिए, दही खट्टा होना चाहिए। पहले माताएं खट्टी छाछ और मुल्तानी मिट्टी लगाकर सिर धोया करती थी, हमें तो याद है अच्छे से। तो ये ऐसे लगाया और आधा घंटा सिर में लगाने के बाद रख लिया। बाद में कोई भी जो अपना शैम्पू है आश्रम के उनसे सिर धो लें। 1 से लेके अधिकतम 2-3 बार प्रयोग करना पड़ता है और पूरा 100% रूसी की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। नहीं तो इसकी कोई दवाई नहीं है। बालों के झड़ने के लिए तो प्रयोग अच्छा है, सबको बता दिया करें। जैसे और सारे एक्यूप्रेशर है ना, तो ये बालों की समस्या, बालों का असमय में सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। जैसे हमारे बाल तो ऐसे खींचो तो टूटेंगे नहीं, और आपके तो इतने नाजुक से बाल, थोड़ा सा खींचा ठक। किसी किसी को तो बाथरूम में जाते डिप्रेशन हो जाता है, जैसे ही कंघा मारा और इधर बौछार होनी शुरू हो जाती है। हाँ, बहुत दिक्कत, पतझड़ हो जाता है तुरंत। ये इसका बड़ा असर होता है। 5 मिनट ऐसे दोनों पीछे से ऐसे होठ फटते हैं। अब ये देखने में तो बहुत बड़ी बीमारी लगती है। मेरे भी थोड़े फटा करते थे। मैंने 5-7 दिन लगाया होगा सरसों का तेल, ठीक हो गए। सरसों का तेल, गाय का घी, कोई भी बादाम का तेल, जिसको जो उपलब्ध हो लगा ले। ये एकदम अक्षीर दवाई जिसको कहते हैं, रामबाण दवा, अचूक दवा। नाभि में सरसों का तेल लगाओ, होठ एकदम टनाटन रहेंगे। बहुत से लोगों के इतने ड्राई रहते हैं, सुबह से शाम तक जीव घुमाते रहते हैं। बहुत ऐसे होठ सूखे सूखे रहते हैं और पपड़ी सी उधड़ती रहती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तब नाभि में तेल लगा लो, बस छोटी सी